हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपके राजस्थान के सामान्य परिचय में नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। कल हमने राजस्थान के सामान्य परिचय में उसके नामकरण से संबंधित जानकारियाँ देखी थी कि राजस्थान को प्राचीन काल में, महाभारत काल में, मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था, उसके प्रदेशों को किन किन अन्य नामों से जाना जाता था, और ब्रिटिश काल के अंदर राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे हुआ, उसके एकीकरण में राजस्थान का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया और राजस्थान शब्द कैसे आया। ठीक है, तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी, जिसने भी राजस्थान शब्द नाम दिया, जिन शिलालेखों के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, वो सारी जानकारी हमने कल की वीडियो में देख ली। तो अगर अभी तक किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख ले जाके। ठीक है, आज हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार से लेकर जो भी चर्चा है वो करेंगे। ठीक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, इसके अंदर जो प्रथम जानकारी हमें होनी चाहिए सबको कि राजस्थान की जो विश्व है या फिर ग्लोब कह लीजिए, तो विश्व ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, और एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस छोटे से मैप पर है, आपको बस ये मैप याद रहना चाहिए। ठीक है, तो विश्व कह लीजिए, ग्लोब कह लीजिए, उसके अंदर राजस्थान जो है वो ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध की दृष्टि से हम देखें तो ये जो अक्षांश होते हैं तो इसमें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच में बटा हुआ है कौन, ग्लोब। ठीक है, तो जो राजस्थान है जो भारत के अंदर, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में, राजस्थान भारत के अंदर ही है, तो राजस्थान भी कहाँ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अगर हम देशांतरी दृष्टि से देखें, देशांतर व्यू होते हैं। ठीक है, अगर हम देशांतरी दृष्टि से देखें तो भारत पूर्वी दिशा की ओर है। ठीक है, तो राजस्थान भी पूर्वी की ओर हो जाएगी। तो उत्तर और पूर्व, अगर हम संक्षिप्त में देखें तो राजस्थान की स्थिति क्या है विश्व या ग्लोब के अंदर, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर अर्थात उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति है। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति विश्व या ग्लोब के अंदर उत्तर पूर्वी गोलार्ध कह लीजिए, या फिर कोण देखें तो चार जो कोण होते हैं, वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, यानी कि वीणा से आपको चारों कोणों के नाम याद रखने हैं, और इसी क्रम में चारों कोण है। ठीक है, इसी क्रम में चारों कोण है। तो ईशान कोण के अंतर्गत विश्व या ग्लोब के अंदर हमारे राजस्थान की स्थिति है। अगर हम एशिया के अंतर्गत देखें, एशिया के अंतर्गत राजस्थान जो है वो दक्षिण पश्चिम के अंदर आता है, दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत। और अगर हम कोण देखें तो नैऋत्य कोण के अंतर्गत है, और दिशा देखें तो दक्षिण पश्चिम में है। तो एशिया के अंतर्गत राजस्थान दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। अगर हम हमारे भारत के अंदर, हमारा भारत है, देखिए इतना अच्छा मेरा मैप नहीं है तो थोड़ा सा समझने की दृष्टि से देख लीजिएगा कि जो हमारा भारत है उसके अंदर राजस्थान यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा के अंतर्गत है। कोण देखें तो वायव्य कोण के अंतर्गत है, तो भारत के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो क्वेश्चन आ सकता है चार ऑप्शन देकर कि निम्न में से किस कोण के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति नहीं है। तो तीनों कोण ये देकर आग्नेय कोण दे दे तो आग्नेय कोण में हमारे भारत की, राजस्थान की कोई भी स्थिति नहीं है। ठीक है, और अगर दिशा दे दी जाए तो हमारा राजस्थान विश्व की दृष्टि से उत्तर पूर्व में है, और भारत की दृष्टि से उत्तर पश्चिम, और एशिया की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। लेकिन दक्षिण पूर्व के अंदर राजस्थान की कोई भी स्थिति नहीं है। ठीक है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, देशांतर स्थिति से पूर्वी गोलार्ध में है, और टोटल राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए ये हमारा राजस्थान है, थोड़ा यूँ शॉर्ट में बना देती हूँ, बस एक समझने के हिसाब से देखना है। मेरा इतना अच्छा चित्र बनाने का नहीं है। ठीक है, मैंने कभी बनाया नहीं, तो थोड़ा सा समझने की दृष्टि से अभी मैं आपको अच्छे से मैप में समझा दूँगी। हमारा राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, ये तो अक्षांश है। ठीक है, ये अक्षांश है, तो अक्षांशों में तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, और देशांतरीय दृष्टि से देशांतर खड़े होते हैं, तो देशांतरीय दृष्टि से देखें तो 69 यानी कि 69 डिग्री और 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट तक स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए पढ़ा तो आपने सब जगह होगा, इसको याद करने की एक तरकीब मैं बता देती हूँ, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने फर्स्ट बार जो पहली बार भूगोल पढ़ते हैं उनको ये याद करने में बहुत मुश्किल रहती है। तो एक बार हम इसको देख लेते कैसे याद रखेंगे। देखिए आपको एक याद रखना है, 23 डिग्री और 3 मिनट। ठीक है, इसका अंतिम 3 याद रखेंगे, इससे हम दूसरा बनाएंगे 3 और 0। ठीक है, अब 3 और 0 के बीच में दो संख्याएं रह गई, कौन कौन सी,
तो 0 के बाद 1 और 2 फिर 3, ठीक है। तो 30 डिग्री और 12 मिनट तक दूसरा हो गया, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश हो गया। अब इसी से हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा पूर्वी देशांतर। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो 69 डिग्री और 30, ये ऐसा का 30 यहाँ ले लेंगे डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर सॉरी 78 डिग्री। 78 कैसे याद करेंगे? 6 के बाद 7, ठीक है, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का, और 7 ऐसा कैसा ले लेंगे। 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। आई होप थोड़ा सा याद रहा होगा आपको कि 23 डिग्री 3 से लेकर 3 यहाँ आ जाएगा 0, फिर 1 और 2 दोनों के बीच में 1 और 2, 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। और फिर इसी 30 का 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर फिर 6 के बाद में 7, 8 और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस 1 और फिर 7 यू का यू ले लें। 78 डिग्री 17 मिनट तक जो देशांतरीय विस्तार है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि राजस्थान जो टोटल है वो कितने तो अक्षांशों के मध्य है और कितने देशांतरों के मध्य है। तो कैसे पता चलेगा? जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री और 3 मिनट को माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गए तो 7, ठीक है, और 23 में से 12 में से 3 गए तो 9, ठीक है, और 30 में से 23 गए तो 7, यानी कि 60 डिग्री और 9 मिनट के बीच में तो टोटल इन अक्षांशों के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से देख लेते हैं। 78 डिग्री और 17 में से माइनस करेंगे हम 69 डिग्री 30 मिनट को। तो देखिए 17 में से 30 जाएगा नहीं, हम सबको इतनी जोड़ बाकी तो आती है, तो हम उधार लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर से उधार लेंगे तो 1 डिग्री उधार लेंगे। कितने? 1 डिग्री उधार लेंगे। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। ऑलरेडी यहाँ पर 17 मिनट है, तो 60 प्लस 17, ठीक है, 60 प्लस 17 इक्वल टू 77 मिनट हो गए। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 77 मिनट, ठीक है। 77 में से 30 गए तो कितने बचेंगे? 47। कितने बचेंगे? 47। फिर यहाँ पर 78 था तो यहाँ पर 1 उधर दिया, 77 रह जाएंगे यहाँ पर। 77 में से 69 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 8, यानी कि 8 डिग्री और 47 मिनट के मध्य देशांतरीय विस्तार है। तो ये तो हो गया हमारा देशांतरीय विस्तार। टोटल राजस्थान में देशांतरीय विस्तार यानी कितने देशांतरों के मध्य और कितने अक्षांशों के मध्य है, ठीक है, कितने अक्षांशों के मध्य है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा रफली मैंने समझाया, इसके बाद में हम एक बार मैप में देख लेते हैं इसको। देखिए राजस्थान जो है वो 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, ठीक है। अगर अक्षांशीय विस्तार हम देखें तो 7 मिनट और 9 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार हम देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। टोटल कितने देशांतरों में है? तो 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। अब इनमें से मेन देशांतरों के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो एक तो आपके सीधे सीधे देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार पूछ सकते हैं, वहाँ पर पूर्व की जगह पश्चिम दे देगा या फिर उत्तर की जगह कुछ और दे सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देशांतर अगर वो दे रहा है तो हमेशा पूर्वी होगा, और अक्षांश दे रहा है तो हमेशा उत्तर ही होगा, ठीक है। अब एक और 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर, ठीक है। तो अगर हम मध्यवर्ती अक्षांश देखें तो मध्यवर्ती अक्षांश जो है हमारा वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है मध्यवर्ती अक्षांश है, और ये टोटल 6 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से? 6 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? देखिए ये जैसलमेर के बाद में जोधपुर के बाद में नागौर के बाद में जयपुर के बाद में यहाँ से दौसा, ठीक है, और दौसा के बाद में ये भरतपुर से होकर गुजरता है। तो टोटल 6 जिलों से होकर गुजरता है ये मध्यवर्ती अक्षांश। अब देखिए मध्यवर्ती देशांतर की बात आती है तो 2 देशांतर मध्यवर्ती देशांतरों के अंदर आते हैं, एक तो 74 और एक 75, ठीक है। तो 74 और 75 जो है दोनों ही मध्यवर्ती देशांतर कहलाते हैं। अगर सम संख्या के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे तो हमारा आंसर 74 हो जाएगा, और विषम संख्या में ऑप्शन दे रखे तो 75। वैसे दोनों साथ कभी देते नहीं है, ठीक है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, 74 और 75 ये दोनों मध्यवर्ती देशांतर है। अब
जो मध्यवर्ती देशांतर वो दोनों ही 8-8 जिलों से होकर गुजरते हैं। ये तो याद रखने की आवश्यकता नहीं, दोनों 8-8 जिलों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, उसके बाद में 8 जिले कौन से हैं? तो देखिए हमेशा पश्चिम का क्षेत्र अगर आप याद रखेंगे, गंगानगर, गंगानगर से ठीक नीचे बीकानेर, और बीकानेर के ठीक नीचे नागौर, नागौर के नीचे जोधपुर, फिर पाली, पाली के नीचे राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है दोनों। तो इसके फिर गंगानगर के टच करके हनुमानगढ़, तो 75 वाला जो है वो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे चूरू, चूरू के नीचे नागौर। देखिए नागौर बड़ा है, नागौर दोनों देशांतरों के मध्य आएगा। ठीक है, फिर नागौर के नीचे अजमेर, अजमेर के जस्ट नीचे भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़, फिर नीचे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, तो इधर 74 में डूंगरपुर और 75 के अंदर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तो आपको दोनों मैप के हिसाब से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार ट्रिक लगाने से ज़्यादा ट्रिक याद भी नहीं रहती है, और फिर ज़्यादा ट्रिक याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा मैप के हिसाब से अगर आप ज्योग्राफी को याद करने की कोशिश करोगे तो मेरे विश्वास कीजिए आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए ज्योग्राफी याद रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे पहले उत्तरी बिंदु पूछ लिया जाए तो सबको पता है उत्तरी बिंदु जो है हमारा कोणा गांव गंगानगर का है, क्योंकि देखिए गंगानगर का सबसे ऊपर में गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे उत्तरी बिंदु हमारा कोणा गांव गंगानगर है। ठीक है, और अगर हम दक्षिणतम बिंदु देखें तो बोरकुंड बांसवाड़ा का हमारा दक्षिणतम बिंदु है। चलिए देख लेते हैं। पूर्वी बिंदु जो है हमारा सिलाना गाँव है और धौलपुर का है। कहाँ का है? सिलाना धौलपुर का है, तो ये पूर्वी बिंदु है। और अगर पश्चिमी बिंदु देखें तो कटरा जैसलमेर का पश्चिम बिंदु है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, तो ये हमारे पहले 4 कोण हो गए। ठीक है, और स्थान भी आपको याद रखने हैं, सिलाना, कोणा, सिलाना, बोरकुंड और कटरा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो देखिए पतंगाकार हमारा राजस्थान की स्थिति है। इसे अगर हम ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें तो राजस्थान की स्थिति विषम चतुष्कोणीय स्थिति है। और ये विषम चतुष्कोणीय इसको कहा किसने? तो जो TH हेडन महोदय थे, उन्होंने राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय बताई है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसे पूछ सकते हैं कि TH हेडन के अनुसार राजस्थान की स्थिति आकृति क्या है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि विषम चतुष्कोणीय जो आकृति है वो किसने बताया इसको राजस्थान को? तो हेडन महोदय ने बताया। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 826। ठीक है, 826 किलोमीटर। और क्योंकि देखिए देखने में लग रहा है कि जो ये ऐसे है, यानी कि उत्तर से दक्षिण है, ये थोड़ा सा छोटा है, जबकि जो पूर्व से पश्चिम है ये फैला हुआ है राजस्थान। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हमारा भारत है। भारत क्या है? उत्तर से दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर तो सिकुड़ा हुआ है और उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर स्थिति देखें हम 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व जो स्थिति है वो 869 और उत्तर से दक्षिण देख ले तो 826। टोटल डिफरेंस पूछ लिया। अभी एक एग्जाम था हाल ही में कोई, उसके अंदर दोनों के मध्य यानी कि उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व इसके कितने किलोमीटर अंतर है? तो 43 किलोमीटर दोनों के मध्य अंतर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर। अब इसमें और चीज़ें क्या याद रखने योग्य है? तो देखिए एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अक्षांश है, ठीक है, जो दोनों ही मतलब जो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें उत्तर और दक्षिण है, यानी कि जो अक्षांश है और जो देशांतर है दोनों कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। तो देखेंगे अगर आप गौर करेंगे तो जो ये अक्षांश है हमारा मध्यवर्ती अक्षांश, और जो अगर हम मध्यवर्ती देशांतर देखें, दोनों ही देशांतर देख लीजिए मध्यवर्ती, दोनों कहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को? नागौर के अंदर काटते हैं, दोनों ही नागौर के अंदर काटते हैं। तो अगर हम इसके मध्य से भी लेंगे तो भी नागौर ही आएगा। ठीक है, तो अगर जिला पूछिए तो नागौर, और अगर प्रॉपर जगह पूछ ले तो मकराना। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि बहुत फेमस भी है मकराना। तो मकराना में दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में काटती है। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो जैसलमेर है, जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला है जिससे तीन देशांतर गुजरते हैं। कौन कौन से 3 देशांतर गुजरते हैं? 70, 71 और 72। देखिए 69 की बात तो शुरू हो रहा है तो 69 तो गुजरेगा ही नहीं, क्योंकि 69 डिग्री और 30 मिनट से तो ये देशांतर स्टार्ट हो रहा है। तो 70, 71 और 72 3 देशांतर जो है
वो एक ही ज़िले से गुजरते हैं। कौन से ज़िले से? किसे? तो वो गुजरते हैं हमारे जैसलमेर से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आपको बस ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी इससे देशांतर और अक्षांशों से संबंधित जो मैंने आपको बताई है। एक बार इसको हम फैक्ट के रूप में देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, 23/3 से लेकर 30/12 तक, और असम का देशांतरीय विस्तार 69/30 से लेकर 78/17 पूर्वी देशांतर। ठीक है, राजस्थान की सीमाएं अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान की सीमा कितनी है। तो देखिए, राजस्थान की कुल सीमा जो है, कुल सीमा का मतलब, राजस्थान की कुल सीमा का मतलब हो गया ये पूरी कंप्लीट सीमा, ये पूरी कंप्लीट सीमा। ठीक है, तो राजस्थान की कुल सीमा है हमारी 5920। ठीक है, 5920 ये हमारी टोटल सीमा है। टोटल सीमा है राजस्थान की 5920। अब इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो वो है 1070, और इसमें से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, और ये बची जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो 4850। ठीक है, ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, ये अंतर्राज्यीय सीमा होगी और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। टोटल सीमा है 5920। ठीक है, अब हम देखिए इसके अंदर कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें ये शुरू कहाँ से होती है? तो ये जो गंगानगर का हिंदुमल कोर्ट है, हम मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कोणा गांव और हिंदुमल कोर्ट में। तो देखिए, कोणा गांव उत्तरतम बिंदु है राजस्थान का। ठीक है, जबकि हिंदुमल कोर्ट से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो प्रारंभ होती है। तो ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये हमारी गंगानगर के हिंदुमल कोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, और उसके बाद में बाड़मेर में ये समाप्त होती है भालगांव, जिसे शाहगढ़ भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है, और बाखासर, ये वहाँ की तहसील है। ठीक है, तो भालगांव, शाहगढ़ या बाखासर बाड़मेर में ये समाप्त होती है। ठीक है, तो ये टोटल है कितनी? 1070 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें से कितने कितने किलोमीटर सीमा ये चारों राज्य शेयर करते हैं? कितने राज्य, कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। गंगानगर की जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा 210 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर, जैसलमेर की 464, बाड़मेर की 228 किलोमीटर। अब इसको हमेशा हमें आरोही क्रम में याद रखना है। कैसे? आरोही क्रम के अंदर। अवरोही तो आप अपने आप कर लीजिएगा, आरोही याद रखते हैं। तो देखिए, हमेशा ऐसे याद रखिएगा, एक लाइन यूँ खींच के रखिए और एक लाइन यूँ खींच दीजिए, ये और ये। ठीक है, तो जैसलमेर आ जाएगा सबसे पहले, जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर। ठीक है, अब हमने जैसे सीधी लाइन ही खींची वैसे ही सीधी लाइन, हमेशा उल्टी नहीं खींचना है, सीधी ही खींचनी है। तो ऊपर आ जाएगा गंगानगर और उसके बाद में बीकानेर। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसलमेर की 464 याद रखनी है, आंकड़े आपको खुद याद रखने होंगे। बाड़मेर 228, बीकानेर 168 और गंगानगर 210 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और है कि पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हमारे राजस्थान के ज़िलों से सीमा लगाते हैं। तो टोटल जो पाकिस्तान के ज़िले हैं उनमें से 2 प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के ज़िले जो है हमारे राजस्थान से सीमा लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? देखिए, पंजाब, इनको याद करने की ट्रिक भी मैं बता दूंगी। एक बार हम देख लेते हैं कि पंजाब प्रांत के यहाँ से देखिए भावलनगर जो अधिकतम सीमा लगाता है राजस्थान से, फिर भावलपुर, दोनों एक जैसे ही है, बस ये नगर है और ये पुर है। भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान। ठीक है, और उसके बाद में घोटकी, सुखपुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। ठीक है, लास्ट में थार पारकर। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले जो है हमारे राजस्थान से सीमा लगाते हैं। किसके? पाकिस्तान के। ठीक है, सॉरी 9। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं पंजाब प्रांत के 3 हैं, बाकी बचे जो 6 सिंध प्रांत के। तो पंजाब प्रांत के 3 जो है वो जैसलमेर तक, रहीम यार खान है वो जैसलमेर तक सीमा लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक बार इनकी ट्रिक देख लेते हैं हम। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के 4 जिले लगाते हैं, पाकिस्तान के 9 जिलों से सीमा बनाते हैं। ट्रिक क्या है कि बहाने से बुलाकर रहीम ने गोड़ दिया गला, शुक्र है खे रही कि संग उमर थारे। थारे मतलब अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना कि खे रही कि थारे संग क्या है? उमर है।
उम्र मतलब कि तेरी उम्र लंबी है, ठीक है, इसलिए तू बच गया, क्योंकि तेरा गला घोट दिया फिर भी तू बच गया। तो बहाने से बुलाकर रहीम घोट दिया गला, बहाने से बुलाकर रहीम ने घोट दिया गला। शुक्र है कि खैर रही कि संग थारे उम्र थारे। इस तरीके से याद रखिएगा, ये क्रम है पूरा इसी प्रकार से। तो बहाने से न से नगर याद रह जाएगा, बहाने से बहावल नगर, बुलाकर बहावलपुर, रहीम से रहीमियारपुर, घोटकी से घोटकी, शुक्र से शुक्र, खेर से खेरपुर, संग से संगर, ठीक है, उमर से उमरकोट और थारे से थार पार कर। ये 6 जिले सिंध प्रांत के अंदर चले जाएंगे, 3 जिले पंजाब प्रांत के अंदर। आई होप आपकी ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, अंतर्राज्यीय सीमा, मैंने बताया टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है 4850, ठीक है, दोनों साथ साथ के आंकड़े, बस एक 49 छोड़ दीजिएगा बीच का। तो 4850 हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती कितने राज्यों से है, तो टोटल 5 राज्यों से हमारी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ठीक है। पंजाब से कितनी लगती है 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर, यूपी से 877 किलोमीटर, एमपी से 1600 किलोमीटर और गुजरात से 1022 किलोमीटर। पंजाब सबके सेम आंकड़े हैं, दो वाले कितने हैं, तो 2 जिले 2 राज्य, एक तो पंजाब और एक यूपी, पी से पंजाब और पी यूपी, ठीक है। तो पंजाब के हमारे राजस्थान के 2 जिले पंजाब से लगाते हैं, पंजाब के 2 जिले राजस्थान से लगाते हैं, यूपी के 2 जिले हमसे लगाते हैं, हमारे 2 जिले यूपी से लगाते हैं। हरियाणा के 7, हम क्या है हरियाणा के 7 है, तो हरियाणा के 7 जिले हमसे लगाते हैं, हम भी 7 जिले हरियाणा से। और एमपी में 10, क्योंकि एमपी से बहुत बड़ा है, तो एमपी के 10 जिले हमारे से लगाते हैं और हम भी एमपी के हमारे 10 जिले एमपी से सीमा लगाते हैं। गुजरात में 6 की बोली जाती है, 6 की बोली कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। 6 जिले गुजरात के लगाते हैं, 6 जिले हमारे राजस्थान के लगाते हैं, ठीक है। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए गंगानगर, ठीक है, गंगानगर के बाद में पंजाब से 2 जिले लगाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़, सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो किसकी है, पंजाब लगाता है सबसे छोटी सीमा FM 89, क्या याद रखना है, FM 89 चला के रखना है, क्योंकि वहाँ से हम पंजाब का सिग्नल पकड़ते हैं, ठीक है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है, FM, वहाँ से फजीलका और मुक्तसर, F का मतलब फजीलका और मुक्तसर, और 89 सीमा। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ फजीलका और मुक्तसर से सीमा लगाते हैं। इसके बाद में हनुमानगढ़ पंजाब से भी लगाता है और हरियाणा से भी लगाता है। तो हरियाणा से हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले लगाते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ठीक है। फिर उसके बाद में जयपुर आ जाएगा, जयपुर के बाद में अलवर और उसके बाद में भरतपुर। तो ये हमारे जो 7 जिले हैं वो गुजरात से सीमा लगाते हैं। गुजरात के 7 जिले कौन से हैं, तो सिरसा, फतेहगढ़, सर्वाधिक सिरसा लगाता है और न्यूनतम फतेहगढ़। फिर हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और मेवात, ये 7 जिले हरियाणा के लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगरा से मथुरा और आगरा जो है वो यूपी के जिले जो हमसे सीमा लगाते हैं, और हमारे भरतपुर और धौलपुर जो है वो यूपी से सीमा लगाते हैं। अगर सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो हमारे यहाँ से सर्वाधिक भरतपुर लगाता है और न्यूनतम धौलपुर लगाता है। वहाँ से देखिए तो मथुरा न्यूनतम लगाती है और आगरा सर्वाधिक लगाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें एमपी से 10 जिले कौन से लगाते हैं, तो जो धौलपुर यूपी से लगाता है वही धौलपुर एमपी से भी लगाता है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, इधर बारा, झालावाड़, फिर इधर चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर, तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। इधर 10 जिले हमारे हैं। एक बार एमपी के देख ले, मुरैना सर्वाधिक लगाता है, उसके बाद में श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, उसके बाद में नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ न्यूनतम लगाता है। हमारे यहाँ से झालावाड़ सर्वाधिक लगाता है और न्यूनतम धौलपुर लगाता है, ठीक है, भीलवाड़ा न्यूनतम लगाता है। तो 10 जिले एमपी के और 10 जिले हमारे। इसके बाद में एक बार गुजरात के देख लें। गुजरात में हमारा बांसवाड़ा जो एमपी से लगाता था वही गुजरात से भी लगाता है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और फिर बाड़मेर। और इधर फिर हम इधर गुजरात के देखें तो दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ न्यूनतम लगाता है और बनासकांठा सर्वाधिक लगाता है। तो ये हमारे जो जिले थे
जो एक दूसरे से सीमा लगाते हैं वो मैंने आपके एक मैप में उतार दिए। एक दो बार आप देखेंगे मैप को तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनका आरोही क्रम क्या रहेगा, यानी कि जो सीमा लगाने का आरोही क्रम क्या है। तो देखिए पंजाब के बाद में सर्वाधिक सीमा यूपी की, उसके बाद में सर्वाधिक गुजरात, उसके बाद में हरियाणा और सबसे ज़्यादा एमपी लगाता है। ये आरोही क्रम है, इसका जस्ट उल्टा अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यों से। अब कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर से पूछी जाती है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि 2 जिलों से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। 2 राज्यों से सीमा लगाने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए 2 राज्यों से सीमा लगाने वाले जिले मैंने भी आपको बताया कि अगर हम ऊपर देखें तो हनुमानगढ़ जो है वो कहाँ से, पंजाब से भी लगाता है, हरियाणा से भी लगाता है। या हमने देखा भरतपुर हरियाणा से भी लगाता है और यूपी से भी लगाता है। या हमने धौलपुर देखा यूपी से भी लगाता है और इधर एमपी से भी लगाता है। और नीचे हमने देखा बांसवाड़ा एमपी से भी लगाता है और गुजरात से भी लगाता है। तो लास्ट के जो जिले हैं वो 2 जिलों से 2 राज्यों से सीमा लगाते हैं। तो 2 राज्यों से सीमा लगाने वाले चारों जिले हो जाएंगे और किस किस से ये सीमा लगाते हैं, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगाने वाले जिले कौन से हैं। तो जो यहाँ है गंगानगर जो है वो पंजाब से भी लगाता है, इधर पाकिस्तान से लगाता है। और इधर जो बाड़मेर है ये पाकिस्तान से भी लगाता है और गुजरात से भी सीमा लगाता है। तो 2 राज्य ऐसे हो जाएंगे जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। कौन कौन से, गंगानगर और बाड़मेर। किन किन से बनाते हैं, पाकिस्तान से और इधर ये पंजाब से और ये गुजरात से। अब ऐसा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 बीकानेर और जैसलमेर, बीच की जो बीकानेर और जैसलमेर है, ऊपर का गंगानगर हटा दीजिए, नीचे का बाड़मेर, बचे जो दोनों ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले तो देखिए टोटल हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले टोटल 23 है, ठीक है। इन 23 के अंदर से 2 हम हटा देंगे। कौन से, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ये ऊपर के कौन कौन से, ये गंगानगर और बाड़मेर, इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हो जाएंगे 21। इसमें से अंतर्वर्ती जिले हैं 8, मैं बता दूंगी कौन कौन से हैं। इसके बाद में केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले 17। कैसे, देखिए जो ये 4 जिले हैं, ये 4 जिले 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो केवल एक राज्य से बनाने वाले देखेंगे तो इन चारों को माइनस कर देंगे। इसमें से 21 में से माइनस कर देंगे 4, बच के 17 जो है केवल एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो है झालावाड़ की है और न्यूनतम बाड़मेर की है गुजरात के साथ। राजस्थान के 2 जिले जो अपनी मुख्य भूमि से अलग है। देखिए ये 8 अंतर्राज्यीय जिले हम पहले देख लेते हैं। देखिए जोधपुर, ये साइड के अगर हम कॉर्नर के सारे जिले निकालेंगे तो बीच में बचा हमारा दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, फिर जोधपुर, उसके बाद में पाली और राजसमंद। ये जो 8 जिले हैं, ये 8 जिले जो है केवल स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी कि किसी भी ना तो देश से बनाते हैं ना ही राज्य से बनाते हैं। इसके अंदर ये देखिए जो अजमेर है ये यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद में ये थोड़ा सा अजमेर यहाँ पर है। तो अजमेर और एक चित्तौड़ मुख्य भूमि तो इसकी ये है और एक थोड़ा सा टूट के ये यहाँ पर है। तो देखिए 2 जिले ऐसे हैं जो अपने मुख्य भूमि से अलग हो रखे, एक तो अजमेर और एक चित्तौड़। तो 2 जिले ऐसे हैं जो अपने मुख्य भूमि से अलग है। कौन कौन से, अजमेर और चित्तौड़। राजसमंद का जिला मुख्यालय, राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय का नाम उसके नाम पर नहीं है, यानी कि राजसमंद का जिला मुख्यालय जो है वो राजसमंद में नहीं होकर कहाँ पर है, राजनगर के अंदर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान में सबसे कुछ राजस्थान के सूर्य के सापेक्ष हम राजस्थान की स्थिति हम देख लेते हैं एक बार। देखिए जो सर्वप्रथम सूर्योदय है और सूर्यास्त है वो हमको सबको पता है। जो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने घूर्णन गति जो पृथ्वी करती है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। तो जो सूर्य है वो सबसे पहले सामने आता है, ठीक है। सूर्य सबसे पहले पूर्व दिशा में उदय होता है, इसलिए हमें लगता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा के अंदर अस्त होता है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन किस ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। तो सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, तो जो पूर्व के अंदर होगा, पूर्व में कौन है, धौलपुर है, तो धौलपुर के अंदर सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होगा, जैसलमेर में। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, तो जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे अंतिम जैसलमेर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सामान्य सी चीज़ें।
सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त क्रमशः धौलपुर और जैसलमेर के अंदर। अगर यहाँ पर जिला देकर स्थान पूछ ले तो सिलाना और कटरा आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्यताप और सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर है। देखिए हमारा राजस्थान जो है, ये जो हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है। तो जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो वैसे तो ये मध्यवर्ती अक्षांश जो है, मध्यवर्ती जिला नागौर है हमारा, लेकिन क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये नागौर जब 12 बजे यहाँ पर जब 12 बजे सूर्य अपने चरम बिंदु पर होता है, ठीक है, तो सीधा नागौर में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो नागौर यहाँ से होकर इधर चला जाता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, तो सूर्य का प्रकाश जब इधर झुकेगा तो यहाँ पर जोधपुर है वो सूर्य के प्रकाश के बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो जो 12 बजे सूर्य का प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जोधपुर के अंदर होता है। कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण, क्योंकि जोधपुर नागौर क्या है, थोड़ा साइड में चला जाता है और सामने कौन आ जाता है, जोधपुर आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ याद रखिएगा। इसलिए राजस्थान के अंदर सबसे सर्वाधिक सूर्यताप और सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा सूर्यताप कहाँ होता है, 12 बजे जोधपुर के अंदर होता है। इसलिए जोधपुर को क्या कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है, ठीक है। इसी कारण राजस्थान में प्रथम सोलर प्लांट लगाया गया था मथानिया के अंदर, और राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क बड़ला जोधपुर के अंदर लगाया गया, ठीक है। क्योंकि 12 बजे सबसे ज़्यादा सूर्यताप कहाँ होता है, जोधपुर के अंतर्गत होता है। अब देखिए एक चीज़ और है, देखिए 12 बजे के बाद में पृथ्वी सबसे ज़्यादा गर्म होती है, 12 से लेकर 3 या 4 बजे के मध्य सबसे ज़्यादा गर्म रहती है, ठीक है। तो ये सूर्य का ताप किधर जाएगा, इसके बाद में जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में, तो 12 बजे के बाद में इधर जाएगा, तो सबसे ज़्यादा सूर्यताप की स्थिति क्या होगी, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के मध्य। इसलिए इसको सौर ऊर्जा त्रिभुज भी कहा जाता है। सर्वाधिक संभावना जोधपुर में, इसके अलावा कहाँ है, तो जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत है, ठीक है। इसी जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को सौर ऊर्जा का हब कहा जाता है, और इसी सौर ऊर्जा के हब के रूप में सीज जो है इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो सीज की स्थापना की किसने है, अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको हम बाद में विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है क्योंकि ये इसी टॉपिक के साथ में है, ठीक है। इसके बाद में हम देख ले कि नोट करके मैंने यहाँ लिख दिया है कि मध्यवर्ती जिला नागौर होने पर भी सूर्यताप सर्वाधिक जोधपुर में क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या है, अपनी अक्षीय झुकाव कितना 23.5 डिग्री पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होने के कारण, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब जो सामान्य चीज़ विश्व के संदर्भ में है वही सामान्य चीज़ हमारे राजस्थान के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में भी रहती है। क्या कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो 21 जून को होती है, ठीक है। क्योंकि 21 जून को क्या होती है, कर्क संक्रांति होती है, ठीक है, कर्क संक्रांति, ठीक है। इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, हम कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है, क्योंकि उस दिन कर्क संक्रांति होती है। और राजस्थान के संदर्भ में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल नीचे से कौन सी रेखा ऊपर गुजर रही है, कर्क रेखा, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए कर्क संक्रांति के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को। इसकी उल्टा पूछ ले, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर को। इसको क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी वाली मकर संक्रांति नहीं है, ठीक है, ये मकर संक्रांति है 22 दिसंबर वाली। राजस्थान में दिन और रात की अवधि समान कब होती है, तो जब बसंत और शरद विषु होता है। कब होता है, बसंत विषु होता है 21 मार्च को और शरद विषु होता है 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व के अंदर, पूरे गोलार्ध के अंदर दिन और रात की अवधि समान होती है। क्यों, क्योंकि सूर्य कहाँ चमकता है, सीधा विषुवत रेखा के ऊपर चमकता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित वीडियो। तो कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताना। और जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी स्थिति और विस्तार को लेकर मैंने सारी बता दी आपको। जहाँ पर मैप की आवश्यकता थी मैंने मैप से भी आपको समझा दिया है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जिसने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट भूगोल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसी तरीके से मैप से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये इसकी जो PDF है, इसकी PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं।